वैज्ञानिक कौन है? वो व्यक्ति जो ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक अनुसंधान करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि 19वीं शताब्दी से पहले ये शब्द प्रचलन में नहीं था? अगर हम प्राचीन समय से बात शुरू करें तो प्रकृति के दार्शनिक अध्ययन में लगे हुए दार्शनिकों को प्राकृतिक दर्शन, प्राकृतिक विज्ञान का अग्रदूत कहा जाता था। दे वर कॉल्ड नेचुरल फिलोसोफर्स, नॉट साइंटिस्ट्स। इनफैक्ट 1948 में वैज्ञानिकों का एक वैश्विक महासंघ अस्तित्व में आया, सिर्फ ये सुनिश्चित करने के लिए कि वैज्ञानिकों की भी समाज में एक विशिष्ट स्थिति है। प्राचीन ग्रीस और रोम और प्राचीन चीन में भी प्रकृति के बारे में गहन विवेचना की जाती थी और प्रकृति का एक व्यवस्थित दृष्टिकोण भी बनाया गया था। लेकिन ये वैज्ञानिक गतिविधियां पूरी तरीके से दर्शन का हिस्सा थीं, न कि आधुनिक अर्थों में विज्ञान का हिस्सा थीं। 16वीं शताब्दी का अंत आते आते विज्ञान ने कुछ व्यवस्थित रूप लेना शुरू कर दिया। इस परिवर्तन के पीछे हम मुख्यतः 4 कारणों को देख सकते हैं। 17th century scientists and philosophers were able to collaborate with members of the mathematical and astronomical communities to effect advances in all fields. 17वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने और दार्शनिकों ने उस समय के जो गणितीय और खगोलीय समुदाय के जो सदस्य थे उनके साथ मिलकर एक सहयोगात्मक तरीके से कार्य करने की परंपरा की शुरुआत की। वैज्ञानिकों ने ये भी अनुभव किया कि जो प्राचीन और मध्यकालीन प्रयोग विधि है वो पूरी तरीके से अपना महत्व खो चुकी है। ओके, दे फेल्ट द नीड टू डिवाइस न्यू मेथड्स। दे हैड एक्सेस टू legacy of European, Greek and Middle Eastern scientific philosophy they could use as a starting point by disproving or building on the theorems. तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है कि विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले व्यक्तियों के पास प्राचीन और मध्यकालीन यूरोपीय, यूनानी और मध्य पूर्व की वैज्ञानिक दर्शन से संबंधित तमाम साहित्य उपलब्ध था, जिसको वे आधार मान करके अपना कार्य आरंभ कर सकते थे। जैसे या तो उनमें छिपे हुए सिद्धांतों को वे खारिज करते या तो इन सिद्धांतों को आधार मानकर उसमें कुछ नया जोड़ने का प्रयास करते। और सबसे महत्वपूर्ण है 17वीं सेंचुरी में साइंस अकेडमीज का, विज्ञान अकादमियों की स्थापना होना। इन साइंस अकेडमीज ने विज्ञान को एक विशिष्ट क्षेत्र का दर्जा दिया और वैज्ञानिकों ने जो भी शोध कार्य किया उसको प्रकाशित करने की एक स्वस्थ परंपरा की शुरुआत भी इस दौर में शुरू हुई। ये सारे परिवर्तन अचानक ही नहीं हो गए और न ही वर्तमान समय में वैज्ञानिक जिस प्रयोग विधि का इस्तेमाल करते हैं वो अस्तित्व में आई। लेकिन हम ये अवश्य कह सकते हैं कि ये प्रबोधन काल की तरफ एक पहला कदम था। इट वॉज अ स्टेप टुवर्ड एनलाइटनमेंट थिंकिंग विद एन एम्फेसिस ऑन रीजन, जहाँ पर तर्क को, कारण को महत्व दिया गया और ये उस समय के लिए एक क्रांतिकारी परिवर्तन कहा जा सकता है। वर्तमान समय में वैज्ञानिक जिस प्रयोग विधि का उपयोग करते हैं वो कैसे अस्तित्व में आई, वो क्या है, ये जानना भी आवश्यक है और ये जानना भी महत्वपूर्ण है कि किन व्यक्तियों ने इसके विकास में अपना योगदान दिया है। द साइंटिफिक मेथड दैट द साइंटिस्ट यूज इज अ स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर परफॉर्मिंग experiments and other scientific research. The scientific method or the modern experimental method incorporates Francis Bacon's focus on use of controlled experiments and inductive reasoning. Inductive और deductive reasoning क्या है, इस पे हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे. Descartes' focus on hypothesis, logic and reason. Galileo's emphasis on incorporation of established laws from all disciplines like maths, astronomy, chemistry, biology, physics in coming to a conclusion through mechanism, and Newton's method of composition, with each successive method strengthening the validity of the next. आधुनिक वैज्ञानिक विधि के विकास में फ्रांसिस बेकन, रेने डेकार्ट, गैलीलियो, न्यूटन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट बॉयल ऐसे कुछ महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। The basics of the scientific method developed by these philosophers and scientists is observation and experimentation. These are considered the main principles of modern science. अवलोकन और प्रयोग आधुनिक विज्ञान के विकास में ये सबसे महत्वपूर्ण और आरंभिक सिद्धांत हैं। सैद्धांतिक या प्रायोगिक अनुसंधान के माध्यम से वैज्ञानिक ज्ञान को स्थापित करने के लिए जिस विधि का प्रयोग करते हैं उसे वैज्ञानिक विधि कहा जाता है और इसके मुख्यतः 6 चरण होते हैं। पहला चरण अवलोकन।
कहा जाता है कि छोटे बच्चों में अवलोकन की या ऑब्जर्वेशन की क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। अगर हम अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करें ध्यान से तो हमें बहुत कुछ अविश्वसनीय प्रतीत होता है। एक खोज बहुत सारे प्रश्नों को जन्म देती है और अगर उस पर शोध किया जाए तो हमें एक से अधिक उत्तर भी मिलते हैं। ये ऑब्जर्वेशन एक प्रश्न का आधार बनती है। फॉर एग्जाम्पल, इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट अ क्वेश्चन कैन बी लाइक वाई डू वायरसेस इन्फेक्ट अदर ऑर्गेनिजम्स एज दे डू। फिर उस प्रश्न से संबंधित हर संभव सूचना को एकत्रित करना एक महत्वपूर्ण चरण होता है। किताबें, पुस्तकालय, इंटरनेट, जहाँ से भी संभव हो सके उससे संबंधित सूचनाएं एकत्रित करें। वैज्ञानिक विभिन्न प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं को इसलिए उपयोग करते हैं ताकि वो ये जान सके कि पहले वैज्ञानिकों ने इस तरीके का कोई काम किया है या नहीं किया है। इस तरह से वैज्ञानिक आगे के अध्ययन के लिए अपने लिए एक आधार तैयार करते हैं। इसी सूचना के आधार पर परिकल्पना का निर्माण होता है। A hypothesis is a solution that the scientist proposes to solve the problem. A hypothesis differs from a theory in that a hypothesis has not yet been tested. परिकल्पना सिद्धांत से इस रूप में भिन्न होती है क्योंकि उसका परीक्षण किए जाना अभी बाकी होता है। फिर वैज्ञानिक इस परिकल्पना का प्रयोगों के माध्यम से विश्लेषण करते हैं, परीक्षण करते हैं। परीक्षण से जो परिणाम प्राप्त होते हैं उसको वैज्ञानिक व्यवस्थित रूप देते हैं। वैज्ञानिक इस व्यवस्थित डेटा की व्याख्या करते हैं और उसके बाद संभावित निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये तय किया जाता है कि जो डेटा या सूचना एकत्रित की गई है वो परिकल्पना का या हाइपोथेसिस का समर्थन करता है या उसे गलत सिद्ध करता है। फिर वैज्ञानिक अन्य वैज्ञानिकों के साथ जो परिणाम मिलते हैं उसको साझा करते हैं, इसको शेयर करते हैं। अन्य वैज्ञानिक भी उस परिणाम को दोहराते हैं और यदि हर प्रयोग के बाद एक ही परिणाम प्राप्त होता है तो वो एक सिद्धांत का रूप ले लेता है। After the scientists have concluded their experiments, they typically publish their results. उस परिणाम का पब्लिकेशन करवाते हैं, उसको प्रकाशित करवाते हैं। And this sharing of ideas is very important for two reasons. First, publishing results lets other scientists try to reproduce the experiments. By reproducing experiments, scientists can determine whether the results are the same. If they are, they can be reasonably sure that the results are accurate. Second, publishing results spread scientific knowledge. New scientific knowledge builds on previous knowledge. Sir Isaac Newton once wrote, "If I have seen further, it's by standing on the shoulders of giants." इस वैज्ञानिक विधि में आगमनात्मक और निगमनात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग। We will try to understand the significance of these methods in a separate video. एक अन्य वीडियो में हम इस पर चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक विधि के विकास में सबसे पहला नाम आता है फ्रांसिस बेकन का। 1620 में इनकी पुस्तक प्रकाशित हुई नोवम ऑर्गेनम या न्यू मेथड। बेकन रिप्रेजेंट्स अ फर्स्ट स्टेप अवे फ्रॉम 16th century thinking in that he denied the validity of empiricism and preferred inductive reasoning, the method of deriving a general truth from observation of certain similar facts and principles, to the Aristotelian method of deductive reasoning, the method of using general principles to explain a specific instance, where the particular phenomena is explained through its relation to a universal truth. हमने पढ़ा कि प्राचीन काल में विज्ञान एक स्वतंत्र विषय न होकर के दर्शन शास्त्र के अंतर्गत ही आता था। इसका कारण था यूरोपीय जीवन में धर्म की अत्यधिक प्रतिष्ठा का होना। धार्मिक मान्यताओं और परंपराओं का महत्व कम होने के पश्चात ही यूरोप में वैज्ञानिक दृष्टि का जन्म हुआ।